नमस्कार बच्चों। लेट्स बिगिन विद द चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने जो पढ़ा है उसको एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं, जिससे आपका ये जो भी डाउट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन में कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज it had given us the important term which we are using in democratic world like equality, liberty and fraternity। तो ये जो हमें ये जो important terms मिले हैं जो कि हम डेमोक्रेसी में यूज़ करते हैं, ये important terms हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से ही मिल पाए हैं। तो wherever और whoever countries follow this democracy, उसमें ये जो इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और लिबर्टी की बात होती है, ये इसी वजह से हुई है। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ही दुनिया को दिया है। तो इसीलिए व्हाट इज़ द हिस्ट्री बिहाइंड दीज टर्म्स, और जो आज हम अधिकारों की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं, लाइक फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल, ये जो अधिकारों की बात है इसकी शुरुआत भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से हुई है। So that is why it is important for us that we should know about the history behind this. So that is why we are learning this French Revolution। ठीक है, तो फ्रेंच सोसाइटी जो था 18th सेंचुरी में कैसे था, ठीक है, क्या हुआ, वाई पीपल स्टार्टेड रिवॉल्ट अगेंस्ट द किंग, इसके बारे में पहले जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट इन 1774 who ascended the throne? लुई 16। अब देखो, लुई 16 जो है, he ascended the throne and he belonged to Bourbon family। ये किस फैमिली से बिलोंग करता था? बॉर्बन फैमिली से। When he ascended throne, he was just 20 years old and he married the Austrian princess Marie Antoinette। जब वो राजा बना था तब वो बहुत ही छोटा था, 20 साल के करीब का ही था। And that time only he married the Austrian princess also and her name was Marie Antoinette। ठीक है, तो जब ये 20 साल का था तब इसने ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से शादी करी जिसका नाम है मैरी एंटोइनेट। When he ascended the throne, what he saw, जब वो राजा बना तो उसने क्या देखा कि जो ट्रेजर है, खजाना जो है वो खाली है। द ट्रेजर, ही सॉ द ट्रेजर वॉज एन एम्प्टी। ओके, कि ट्रेजर जो था वो एम्प्टी था। अब इसके पीछे रीज़न क्या था? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट, व्हाई द ट्रेजर वाज एन एम्प्टी? देयर वर टू रीजन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉन्ग वॉर्स। ओके, सबसे पहले तो वो बहुत लंबे समय से युद्ध में लगे हुए थे, युद्ध में इंडल्ज थे। ओके, दे वर इंडल्ज इन लॉन्ग वॉर्स। सेकेंड रीज़न वॉज दैट एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट, दैट वॉज द वर्साय। वहाँ पे जो एक बहुत बड़ा जो पैलेस था जिसे वर्साय पैलेस कहते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत पैसा चाहिए था। ओके, सो दीज वर द मेन रीज़न, दैट इज़ वाई देयर ट्रेजर वॉज एम्प्टी। अब नाउ व्हेन लुई 16 ascended the throne, what he decided? He decided to help 13 American colonies। अब देखो, जैसे ही लुई 16 राजा बना, what he decided? To help 13 American colonies to gain their independence। उसने डिसाइड किया कि भाई मैं इन 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को की मदद करूँगा उनकी आज़ादी के लिए। बिकॉज दे बोथ वर हैविंग द कॉमन एनिमी। वॉट वॉज देयर कॉमन एनिमी? दैट वॉज ब्रिटेन। ठीक है, इन दोनों का ही जो कॉमन एनिमी था अमेरिका का और फ्रांस का, दैट वॉज ब्रिटेन ओनली। सो दैट इज़ वाई फ्रेंड्स लुई 16 डिसाइडेड टू हेल्प दीज 13 अमेरिकन कॉलोनीज। अब पहले ही पैसा नहीं है और मतलब खजाना खाली हो गया। सो this war added more than $1 billion leverage to a debt। अब देखो, ये जो था, इसकी वजह से, इस वॉर की वजह से उनका जो डेप्ट था, यानी कि उनका जो कर्जा था उनके ऊपर, वो और 1 बिलियन बढ़ गया। नाउ इट राइजन देयर डेप्ट टू मोर देन 2 बिलियन leverage। अब इससे उनका जो उधार था, उनके ऊपर जो कर्जा था, क्रेडिट जो था, वो 2 बिलियन और बढ़ गया। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस? द लेंडर्स हु लेंडेड देम द मनी और हु गेव द स्टेट क्रेडिट और लोन, जिन्होंने सरकार को पैसा दिया था या फ्रांस को जो पैसा दिया था, उन्होंने क्या किया? दे डिसाइडेड टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। हाउ मच?
जिन्होंने भी पैसा दिया था राजा मतलब फ्रांस को, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया. ना हाउ मच इंटरेस्ट दे स्टार्टेड कलेक्टिंग फ्रॉम देम? 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स. ओके, दे वर चार्जिंग 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स. अब इन्होंने क्या किया कि 10% इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया. नाउ वॉट एवर बजट दे डिसाइडेड, जो भी फ्रांस का जो बजट था कि भाई इतना पैसा हमें खर्च करना है, वो सबसे ज़्यादा किस में जा रहा था? फॉर पेइंग देयर इंटरेस्ट ओनली. तो ज़्यादातर जो पैसा था उनका तो इंटरेस्ट चुकाने में ही जा रहा था, मतलब कर्जा तो चुका पा नहीं रहे थे, उससे ज़्यादा तो पैसा उनका किस में जा रहा था? इंटरेस्ट पे करने में. नाउ व्हाट एल्स वाज देयर? दे वांटेड टू, अब इसके अलावा भी और भी खर्चे थे, और भी एक्सपेंसेस थे. सो टू मीट द रेगुलर एक्सपेंसेस, जो डेली के जो खर्चे हैं, लाइक मेंटेनिंग द कोर्ट, आर्मी, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस, यूनिवर्सिटीज़, और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सरकार को रन करनी पड़ती है. उसके लिए उन्हें क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है. सो दैट इज़ वाई टू मीट द रेगुलर एक्सपेंसेस द किंग डिसाइडेड. वॉट ही डिसाइडेड? टू इंक्रीज द टैक्स. नाउ ही हैड टू इंक्रीज द टैक्स. अब उसे वो जो टैक्स जो है वो उसे इंक्रीज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ही कांट एबल टू मीट हिज रेगुलर एक्सपेंसेस. पहले ही जो बजट था वो तो उनके सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में जा रहा था, दूसरा उनके और भी रेगुलर एक्सपेंसेस थे. तो इनको सबको पूरा करने के लिए नाउ किंग हैड टू इंक्रीज द टैक्सेस. अब जब टैक्स बढ़ाने की सोची, उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हाउ वाज द फ्रेंच सोसाइटी ओवर देयर. अब ये फ्रेंच सोसाइटी जो था ना वहाँ का, वो 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी. फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट. फर्स्ट एस्टेट फॉर क्लर्जी. अब क्लर्जी मीन्स क्या होता है? क्लर्जी मीन्स होता है द पर्सन हु बिलोंग्स टू द चर्च, इम्पॉर्टेंट पर्सनस, यानी जो इम्पॉर्टेंट पर्सनस जो है ना चर्च में जो फंक्शन करते हैं, लाइक प्रीस्ट, बिशप्स, ठीक है, आर्क बिशप्स, या फिर जो भी उनके जो मेन जो मेंबर्स हैं चर्च के, दे कम्स अंडर दिस कैटेगरी विच इज़ कॉल्ड एज क्लर्जी. तो फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जी आते हैं, यानी कि जो चर्च से बिलोंग करते हैं. वेयर एज सेकेंड एस्टेट्स में नोबल्स आते हैं, लाइक जैसे हमारे ज़मींदार जो होते हैं ना, दोज हु आर कलेक्टिंग द ड्यूज़, फ्यूडल ड्यूज़. फ्यूडल ड्यूज़ मीन्स जो भी वो पीजेंट्स जो भी उगाते हैं उन्हें कुछ रेवेन्यूज़ देने पड़ते हैं, ज़मीन के टैक्स पे करने पड़ते हैं, लैंड का टैक्स पे करना पड़ता है. तो इट वाज कलेक्टेड बाय दीज नोबल्स ओनली. इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, उसमें कोर्ट में राजा के उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो दीज नोबल्स दे कम्स अंडर द सेकेंड एस्टेट कैटेगरी. नाउ द थर्ड एस्टेट. अब ये जो थर्ड एस्टेट है, इसमें 3 टाइप्स के लोग थे. एक तो थे जो कि थोड़े रिचर सेक्शन में आते थे, लाइक बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, ऑफिशियल्स, लॉयर्स एक्सेट्रा. दीज पीपल आर एजुकेटेड. ओके, ये जो लोग थे ये एजुकेटेड थे, एंड दे वर अर्निंग द मनी फ्रॉम द ट्रेड, स्पेशली द ओवरसीज ट्रेड्स. अब दूसरा जो कैटेगरी था थर्ड एस्टेट के अंदर ही, वो थे पीजेंट्स और आर्टिजन्स, किसान, और ये जो आर्ट वाली चीज़ें बनाते हैं, जो हैंडमेड जो चीज़ें बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दे कम्स अंडर दिस कैटेगरी आर्टिसंस. ठीक है, कलाकार जो होते हैं. नाउ थर्ड कैटेगरी दे वर स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी, एंड सर्वेंट्स. तो इस तरीके से ये जो तीनों कैटेगरी थी, दे कम्स अंडर थर्ड एस्टेट कैटेगरी. ओके, तो 3 एस्टेट्स थे. तो सोसाइटी जो था, जैसे हमारे यहाँ पे जो सोसाइटी है वो कई कास्ट में और रिलीजन्स पे डिवाइडेड है, वैसे ही दैट टाइम द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट. फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट. ओके.